हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी पार्ट 4 में आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हमने 20 बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे आपका एनटीए नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी हो या जीआईसी जीडीटी जीडीसी हो, सभी के लिए है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बोर्नियो द्वीप किस द्वीप समूह के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, ऑप्शन बी है मलेनेशिया द्वीप समूह, ऑप्शन सी है पोलिनेशिया द्वीप समूह और ऑप्शन डी है फोनेशियन द्वीप समूह। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, मेलेनेशिया द्वीप समूह। मलेनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आपका बोर्नियो द्वीप समूह आता है। मलेशिया का अर्थ होता है दोस्तों काला लोग, काले लोग, ठीक है। तो काले लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको मलेशिया द्वीप समूह कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस महाद्वीप को पहले सर्दर्नलैंड कहा जाता था? निम्न में से किस महाद्वीप को पहले सर्दर्नलैंड कहा जाता था? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका को, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन सी अंटार्कटिका को और ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड को। तो दोस्तों, पहले मुख्य रूप से सर्दर्नलैंड के नाम से जाना जाता था अंटार्कटिका। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अंटार्कटिका को पहले सर्दर्नलैंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस अभियान के दौरान चार्ल्स डार्विन ने सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रजातियों का उद्भव का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है चैलेंजर अभियान, ऑप्शन बी है बीगल अभियान, ऑप्शन सी है गजेल अभियान और ऑप्शन डी है मिट्टियोर अभियान। तो दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने बीगल अभियान, बीगल एक जहाज था, समुद्री जहाज, उस पर सवार होकर डार्विन महोदय विभिन्न महासागरों महाद्वीपों पर इन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान जो आंकड़े पौधों और जंतुओं के जो आंकड़े उनको प्राप्त हुए, उन आंकड़ों के आधार पर मुख्य रूप से 1859 में इन्होंने एक पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसका नाम था प्रजातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक साबित हुई और यह जैविक जगत में या बायोलॉजिकल जगत में एक निर्णायक साबित हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महासागर अभियान दशक के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1975। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1970 को अंतर्राष्ट्रीय महासागर अभियान दशक के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी 1970। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है लेथियन ग्रीन, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी एफ वी टेलर और ऑप्शन डी इली डी व्यूटमांट। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, इली डी व्यूटमांट ने मुख्य रूप से पेंटागोनल डेटोहाइड्रल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लेविंग नामक जंतु छोटे जंतु किस भूभाग पर पाए जाते थे? लेविंग नामक छोटे जंतु किस भूभाग पर पाए जाते थे? ऑप्शन ए है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है फॉकलैंड। तो दोस्तों, लेमिंग नामक जो छोटे रेंगने वाले जो जंतु पाए जाते थे, वो पाए जाते थे
स्कैंडिनेविया में, ठीक है, ऑप्शन ए, इसमें पाए जाते। इसमें क्या है कि जब आप प्लेट टेक्टोनिक या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में आप जब पढ़ेंगे, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के मुख्य रूप से पढ़ेंगे जब, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि जो लेमिंग नामक जंतु थे, जो छिछले महासागरों में रहते थे, सॉरी महाद्वीपों पर रहते थे, यह पश्चिम की ओर भ्रमण करते थे। तो जब पश्चिम की ओर स्थल नहीं मिलते थे, ये महासागरों में जलमग्न हो जाते थे, तो उनके स्कैंडिनेविया जो आइलैंड है, बहुत सारे इसमें देश आते हैं, उनमें यह जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए इसको लेमिंग नामक जीवाश्म के आधार पर इनका पहचान किया गया। ठीक है, सातवां देखते हैं प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गोंडवाना लैंड का विभाजन किस काल में हुआ? ऑप्शन है सिल्वरियन काल, ऑप्शन बी है कार्बोनिफेरस काल, ऑप्शन सी है यूरेशियन काल और ऑप्शन डी है जुरासिक काल। तो दोस्तों गोंडवाना लैंड का जो विभाजन काल हुआ था वह हुआ था जुरासिक काल में, ऑप्शन डी। अगर हम वही पेंजिया के विभाजन की बात करें तो होता है कार्बोनिफेरस काल में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों प्रश्न, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न कह रहा है, निम्न से किस विद्वान ने सागर नीतर प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए आर्थर होम्स, ऑप्शन बी है डेली, ऑप्शन सी है डीज और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वेगनर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी डीज ने किया था। ठीक है, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, हैरी हैस। दोस्तों हैरी हैस और डीज दोनों ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। अधिकतर हैरी हैस पूछा जाता है, मगर यहाँ पे हमने डीज को सम्मिलित कर दिया है। बहुत सारे इस तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछते, तो आपको पूरी तरह से तैयार होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, जो मुख्य रूप से प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, भूगर्भ शास्त्री थे, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों लोग थे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्री। ठीक है, और 1961 में दिया गया था। किसके आधार पर? मध्य अटलांटिक कटक के आधार पर। वहाँ पे क्या है कि अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और जिसके कारण इस प्लेट के प्रसार अपसरण के कारण अपने संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसका नाम दिया सागर नीतल प्रसरण, सी स्प्रेडिंग। ठीक है, इन्होंने दिया। अगला देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से किसमें चौड़े मग्न तट नहीं पाए जाते? निम्न से किसमें चौड़े मग्न तट नहीं पाए जाते? ऑप्शन है चीन सागर, ऑप्शन बी है एड्रियाटिक सागर, ऑप्शन सी है अराफुरा सागर और ऑप्शन डी है लाल सागर। तो दोस्तों इन चारों में से किसमें चौड़े मग्न तट नहीं पाए जाते? और लाल सागर, ऑप्शन डी लाल सागर में चौड़े मग्न तट नहीं पाए जाते, जबकि चीन सागर, एड्रियाटिक सागर और अराफुरा सागर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक जो चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं वो पाया जाता है आपका आर्कटिक, या जो आर्कटिक सागर उसमें पाया जाता है, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नजारे कैनियन किस देश के तट के पास स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नजारे कैनियन किस देश के तट के पास स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो दोस्तों नजारे कैनियन जो पाया जाता है वो पाया जाता है पुर्तगाल तट के पास, पश्चिमी तट पे, पुर्तगाल के पश्चिमी तट पे यह नजारे कैनियन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 11वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महासागरीय कैनियनों की उत्पत्ति से संबंधित पंख तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? महासागरीय कैनियन की उत्पत्ति से संबंधित पंख तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है डाना, ऑप्शन सी है डेली और ऑप्शन डी है जॉनसन। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए डेविस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, डेविस ने पंख तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महासागरीय कैनियन की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है,
12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ग्लोब की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ग्लोब की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए एंडीज पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी है रॉकी पर्वत और ऑप्शन डी है मध्य महासागरीय कटक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी मध्य महासागरीय कटक, जो लगभग में 60,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक दोस्तों, 60,000 किलोमीटर लंबी है। अगर स्थलों की बात करें तो हो जाएगा आपका एंडीज पर्वत। स्थलों की बात किया जाए, मगर ये ग्लोब की बात कर रहा है जिसमें जल और स्थल दोनों सम्मिलित होता है। तो दोस्तों आपको पूरी तरह से कंफर्म होना चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर सही दे पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अभी तक महासागरों में कितने गर्तों का पता लगाया जा चुका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 55, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 57 और ऑप्शन डी है 58। तो दोस्तों अभी तक महासागरों में 57 गर्तों का पता लगाया चुका है, ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे अधिक प्रशांत महासागर में, उसके बाद अटलांटिक महासागर में, उसके बाद आपका हिंद महासागर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक जो 32 है वह प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप मिलते हैं? ठीक है, किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप मिलते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों सबसे अधिक जो द्वीप मिलते हैं वो प्रशांत महासागर में मिलते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिल्ली ने अपने हिमालय नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने बस कर ये पढ़ा था कि हिमालय नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था, मगर यहाँ पे पूछ रहा है दिल्ली ने किस वर्ष दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1917 और ऑप्शन डी है 1920। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों ये इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 1915 में दिल्ली महोदय ने हिमालय नियंत्रण सिद्धांत दिया था। और किससे संबंधित था ये? यह आपको ध्यान होना चाहिए, यह था कोरल रीफ से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन के अंतर्गत निम्न से किसको सम्मिलित किया जाता है? फाइटोप्लैंक्टन के अंतर्गत निम्न से किसको सम्मिलित किया जाता है? और फाइटोप्लैंक्टन है क्या दोस्तों? ये प्रकार एक सागरीय जीव होते हैं जो वहाँ जल के ऊपर तैरते रहते हैं और ये मछलियों का प्रमुख भोजन होते हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है डायटम और ऑप्शन सी है फ्लैजेलेट्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आता है। फाइटोप्लैंक्टन के अंतर्गत शैवाल भी आता है, डायटम भी आता है और फ्लैजेलेट्स ये सभी आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ज्वार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन है दीर्घ ज्वार, ऑप्शन बी है लघु ज्वार, ऑप्शन सी है लाल ज्वार और ऑप्शन डी है मिश्रित ज्वार। तो दोस्तों इसमें इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी लाल ज्वार। लाल ज्वार द्वारा बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न एक ज्वार होता है जिसके कारण समुद्र का पानी लाल हो जाता है। ठीक है, और जबकि दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार और मिश्रित ज्वार एक खगोलिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ज्वार होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्लाइव विल्किंसन ने प्रवाल विरंजन के कितने स्तरों का निर्धारण किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है 3 स्तर, ऑप्शन बी है 4 स्तर, ऑप्शन सी है 5 स्तर और ऑप्शन डी है 6 स्तर। तो दोस्तों क्लाइव ने प्रवाल विरंजन के 4 स्तरों का पता लगाया है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 स्तरों का। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से किस वर्ष 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्वव्यापी प्रवाल विरंजन की घटना देखने को मिली थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है 1952 से 53, ऑप्शन बी है 1962 से 63, ऑप्शन सी है 1972 से 73 और ऑप्शन डी है 1982 से 83। तो दोस्तों
20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्वव्यापी प्रवंचन के 2 घटनाएँ देखने को मिलती हैं। एक मिलता है 1982 से 83 और एक मिलता है 1997-98, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है 1982-83 ऑप्शन डी, तो यही आपका सही सुमेलित थी। दोस्तों 1982-83 में जो सबसे अधिक प्रवाल विरंजन की घटनाएँ देखने को मिली थी, वो मिला था प्रशांत महासागर में, जबकि 1997 और 98 जो प्रवाल विरंजन की जो घटनाएँ थी, वह मिला था आपका हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में। तो ये जो दोनों घटनाएँ थी, वह मुख्य रूप से भूमंडलीय उष्मन के कारण था, सॉरी, ये आपका भूमंडलीय उष्णन और एल नीनो की घटनाएँ देखने को मिली थी, ठीक है? एल नीनो घटनाओं के कारण ही मुख्य रूप से अधिकतर प्रवाल विरंजन की घटनाएँ देखने को मिली थी, तो आपको ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस भाग का आखिरी प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में प्रथम सुनामी की घटना किस वर्ष घटी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो। ऑप्शन ए है 1981 को, ऑप्शन बी है 1990 को, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन ए है 1881 को, ऑप्शन बी है 1890 को, ऑप्शन सी है 1981 को और ऑप्शन डी है 1990 को। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 1881 को मुख्य रूप से भारत में प्रथम सुनामी घटनाएं देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये रहा 20 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और जल्द मैं 5 पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा इसी तरह बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आप हमारे यूट्यूब से ज़रूर जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।